हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी। मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित गदरपुर और खटीमा बाईपास का किया लोकार्पण। क्षेत्र में लगने वाले जाम से मिलेगी निजात। जनता ने सीएम का जताया आभार। चंपावत की छात्रा नीमा का सीएम धामी ने एम्स में कराया इलाज। कई सालों से जबड़े की समस्या जूझ रही थी नीमा। सफल ऑपरेशन होने पर परिजनों ने सीएम का जताया आभार। लक्सर में परिवहन विभाग ने चलाया छापामारी अभियान। कई अनाधिकृत वाहनों को किया सीज। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी अतिक्रमण की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। उत्तराखंड सरकार और रेलवे को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 5000 परिवारों को राहत। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। कोर्ट के फैसले पर सीएम धामी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का सरकार पालन करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी अतिक्रमण की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 5000 परिवारों को राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। वहीं कोर्ट के फैसले पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। हल्द्वानी अतिक्रमण की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 5000 परिवारों को राहत मिली। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। हल्द्वानी अतिक्रमण की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 5000 परिवारों को राहत मिली है। उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी अतिक्रमण की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 5000 परिवारों को राहत मिली है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया गया। उन्होंने गरीब मासूम बच्चों की सुनी है और हमें इंसाफ दिया है। 50,000 आबादी को इंसाफ दिया है मीडिया के इस माध्यम से। मैं मीडिया का भी आभारी हूँ और आज हमारे यहाँ बहुत खुशी की लहर है। जो फैसला आया है उससे दिल को जो सुकून मिला है, मैं बता सकता हूँ, जो सुकून मिला इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो अल्लाह ने आज हमें नवाजा है, जितना हम उसका शुक्र अदा करेगा। मैं साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मानवता को देखा है, आपने इंसानियत को देखा है कि कैसे लोग परेशान हैं। 50,000 की आबादी बेघर होकर कहाँ जाएगी। इसके साथ साथ मैंने बहुत शुक्रिया अदा सुप्रीम कोर्ट का भी करता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने इस चीज़ को समझा। 50,000 की आबादी ये कहाँ पर जाएगी। उन्होंने ये फैसला इन गरीबों के हक में दिया, सच्चाई पे दिया। उन्होंने पेपर देखने के बाद जो अतिक्रमणकारी वहाँ पर हैं, जिनको उन्होंने कहा जो जोगा चुप्पी वाले हैं, अगर वो भी वहाँ से उखड़ेंगे तो उनका पहले पुनर्वास होगा। मैं इस बात का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। खबर पर ज्यादा जानकारी नहीं है। संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, हल्द्वानी अतिक्रमण की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। लोगों के लिए काफी राहत की खबर है ये। देखिए दिव्या, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 फरवरी तक यहाँ पे जो स्टे किया है, उसके बाद यहाँ बकबूल के जश्न का माहौल है। ईद मनाया जा रहा है, जगह जगह मिठाई बांटी जा रही है, लोग एक दूसरे को मिठाई खिला के शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने लोकल मीडिया का बहुत ही आभार व्यक्त किया और जो सबसे ऊपर वाले का जो है
जो शुक्र अदा किया। उनका जो दुआएं पड़ी जा रही थी लगातार, चाहे महिलाएं, चाहे बुजुर्ग, चाहे बच्चे, उनके द्वारा ऊपर अल्लाह ताला ने उनकी जो दुआएं सुनी है, उनकी दुआ को कबूल है। तो कहीं ना कहीं ये एक इनके लिए ईद मनाई जा रही है कि जब से 28 तारीख से जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद जो डर के साए में बनभूलपुरा के लोग जी रहे थे, डर डर के खाना पीना तक छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं इनको बड़ी राहत है। जी पंकज, मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, क्या लग रहा है, क्या सुनवाई में क्या आएगा, क्या अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी, किस पर फैसला होगा? देखिए दिव्य, जिस प्रकार से 7 फरवरी तक इनको राहत मिली है, दोनों ही पक्ष को साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस दिया है कि 7 फरवरी तक किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण या कोई भी पुलिसियाना हमला या दबाव इन पे बनभूलपुरा के क्षेत्र के लोगों को नहीं बनाया जाएगा। और दोनों ही पक्ष 7 फरवरी को जो अगली सुनवाई है 7 फरवरी को, दोनों ही पक्ष जो है अपने दस्तावेज पेश करेंगे, उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं कि जब से ये हाईकोर्ट का आया था अतिक्रमण को लेकर, बनभूलपुरा के लोग जो है डर के साए में जी रहे थे, लोगों ने घरों से निकलना बंद करे, छोटे छोटे बच्चे ठंड में दुआएं मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज के दिन इनके लिए ईद से कम नहीं है। जी जैसे कि काफी बड़ी जनसंख्या है, 5000 लोगों की बात है, तो क्या इनके पुनर्वास से जुड़ी कोई खबर आई इन्हें, या फिर कहीं शिफ्ट किया जाने की बात है कहीं? देखिए फिलहाल तो ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया, फिर कोई केवल नोटिस दिया है। उसके बाद जो 7 फरवरी को जो भी अंतिम जो निर्णय होगा, अंतिम फैसला 7 फरवरी को, एक बार फिर जो डेट दी गई है 7 फरवरी तक के बाद ही, जो चाहे पुनर्वास की बात करी हो या अतिक्रमण को लेकर बात, 7 फरवरी के बाद ही देखा जाएगा। जी पंकज, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। रुक करेंगे अगली खबर का। चंपावत जिले के पड़ा सोसेरा गांव की छात्रा नीमा सालों से टूटे जबड़े की समस्या से जूझ रही हैं, जिसके लिए सीएम धामी मसीहा बनकर सामने आए और छात्रा के इलाज का निर्देश दिया, जिसके बाद छात्रा का ऋषिकेश के एम्स में सफल ऑपरेशन हुआ, जिसके लिए नीमा के परिजनों ने सीएम धामी का आभार जताया। वहीं नीमा के भाई सूरज अधिकारी ने बताया कि उसकी बहन बचपन में खेलते समय गिर गई थी, जिस कारण उसके जबड़े में चोट लगने से उसका जबड़ा टूट गया था और घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से परिजन नीमा का इलाज नहीं करा पा रहे थे, जिसके चलते जबड़ा टूटने से नीमा को खाना खाने और सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सीएम साहब को गुहार लगाई थी ये मतलब सिस्टर का ऑपरेशन करना करके, तो सीएम साहब के द्वारा यहाँ ऋषिकेश एम्स में ऑपरेशन हो गया आज मेरी सिस्टर का। तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी फैमिली के साथ। ऑपरेशन सकुशल हो गया है। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, अन्य सेवक हैं जो, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के आकलन के लिए भाजपा ने 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति 6 जनवरी को स्थलीय भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जोशीमठ में भू धसाव और मकानों में दरारें आने की वजह का पता लगाने को वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है और सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया है। तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को, स्थानीय अधिकारियों को और जो उसके विशेषज्ञ हैं उनको वहाँ पर भेजा गया है। उससे किस प्रकार से आम जो वहाँ पर धसाव हो रहा है उसमें किस प्रकार से आम पब्लिक का सहयोग हो सकता है, इसकी रिपोर्ट प्रशासन के स्तर पर होगी। साथ ही साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी एक टीम पूरे अपने प्रदेश के पदाधिकारियों की और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तैयार करके वहाँ भेजी है। संगठन के स्तर पर भी वहाँ के जो लोग हैं उनसे मिल करके उनकी मदद किस प्रकार से हो सकेगी और तकनीकी रूप से जो एक रिपोर्ट आएगी उसको बहुत जल्दी कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, उन लोगों को किसी प्रकार की कोई जान मान की हानि ना हो, उनकी संपत्ति की क्षति ना हो, इस बात की विशेष चिंता करते हुए माननीय अध्यक्ष जी ने टीम का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। पूर्व सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, जिसकी सीबीआई से जांच को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। दरअसल साल 2022 में उत्तराखंड हाई कोर्ट में पत्रकार उमेश कुमार और शिव प्रसाद ने उन पर दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी और पूर्व सीएम पर आरोप लगाए थे, जिस पर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा बताते हुए निरस्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय किया है
जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम अधिवक्ताओं का जिन्होंने इस केस में मेरी ओर से पैरवी की है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, एक तरह से उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट को फटकार लगाई है कि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और एक सिरे से जो पैरा 8 है उसको खारिज कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर बहुत धन्यवाद करता हूं। बनफूलपुरा में अतिक्रमण मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। जिस तरह से अब कांग्रेस उनके साथ खड़ा होकर खड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का यह भी कहना है कि कांग्रेस हमेशा से ध्रुवीकरण की सियासत करती रही है, साथ ही एक समुदाय और एक जाति की राजनीति पर ज्यादा विश्वास करती है, जो दुखद है। जो आज घड़ियालू आंसू बहा रही है, उन लोगों के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और उसका ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस की सरकारें इस राज्य में रही है। अगर कांग्रेस चाहती तो इसका फैसला पहले ही हो जाता, उन लोगों का आशियाना भी नहीं छीनता और नहीं तो उनका आशियाना कहीं और भी बन जाता। इसलिए कांग्रेस पार्टी ही इसके लिए जिम्मेदार है। उत्तराखंड के चमोली के जोशी मठ में कुछ दिनों से इलाके में लगातार भूत साफ हो रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जहां आक्रोशित लोगों ने एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही मशाल जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि भू धसाव की जिम्मेदार एनटीपीसी है, लेकिन इसके बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। काशीपुर में आईजीएल फैक्ट्री में अचानक गैस का रिसाव हो गया, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल फैक्ट्री में केमिकल डिजास्टर मॉकड्रिल थी। इस मॉकड्रिल के चलते एथिलीन ऑक्साइड गैस की रिसाव हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग का मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू किया। आपको बता दें कि फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से घायलों को काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया। प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 जगह को चयनित किया गया है, जिसमें हमारे काशीपुर में आईजीएल को, जिसमें हमारे द्वारा पूरी 5 टीमें गठित की गई हैं, 5 एम्बुलेंसेस गठित की गई हैं और ये इस वजह से कि कोई गैस का रिसाव ना हो, कहीं आग ना लगे फैक्ट्री में, उसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और ये रिहर्सल है कि जिससे कि हम सतर्क रहें। हमारी 5 एम्बुलेंस इस समय अलर्ट हैं, 2 जगह कैंप लगे हुए हैं। हमारा आईसीयू तैयार है एलडी चिकित्सालय में, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, डॉक्टर तपन शर्मा एसीएमओ, और हमारी पूरी तरह किसी भी संकट से निपटने के लिए पूरी तैयारी इस समय है। तार मोहसिन को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर चोरों से अवैध कब्जे हो रहे थे, जिसको हटाने के लिए आईपीएस अधिकारी के आने से काफी मदद मिलेगी। साथ ही कहा कि अवैध कब्जों को खत्म करना बोर्ड की प्राथमिकता है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में नए सीईओ मिले हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को, और एक आईपीएस सीनियर आईपीएस जो आज आईजी ट्रैफिक के रूप में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे हमने स्पेशल आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक अच्छा ऑफिसर दिया है, जिससे वक्फ की संपत्तियों का सही से संरक्षण किया जा सके, उन वक्फ की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हैं उन्हें रोका जा सके, जो वक्फ माफिया भूमाफिया वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे करके बैठे हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। मुझे उम्मीद है कि जिस विजन को लेके हम वक्फ बोर्ड को चलाना चाह रहे थे, उस विजन को और तेजी से अब चलने में आसानी मिलेगी।
उत्तराखंड सरकार के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान चलाया जा रहा है, जिसे सार्थक बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार ने कड़े दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की और मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी कर नशीली दवाइयों की चेकिंग की। साथ ही नशीली दवाइयां बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। हैरानी की बात तो ये है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग और पुलिस दिन रात अभियान में जुटी है, बावजूद इसके क्षेत्र में कुछ लोग बिना लाइसेंस के मेडिकल चला रहे हैं। हालांकि ऐसे मेडिकल स्टोर पुलिस ने सील कर दिया। बता दें, शहर और देहात के 500 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स पर एक साथ कार्रवाई की गई। वहीं छापेमार कार्रवाई की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में मेडिकल चालक मेडिकल खुले छोड़कर फरार हो गए। मेडिकल स्टोर से काफ़ी सारी पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जाती रही है। हाल फिलहाल में भी ऐसे मेडिकल स्टोर का पता चला था कि लाइसेंस लेकर घर से ही प्रतिबंधित दवाओं का बेचा जा रहा था, जिसपे भी एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। चूंकि मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई करने के लिए अधिकृत जो है ड्रग कंट्रोलर या ड्रग इंस्पेक्टर ही है, तो उनको नियमानुसार पूरी जो आज की कार्रवाई की रिपोर्ट रही है वो उचित माध्यम से प्रेषित की जाएगी कि ऐसे गलत मेडिकल स्टोर या जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं या कहीं ना कहीं प्रतिबंधित दवाओं को नियमानुसार न बेचकर वैसे बेचा जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई करें और उस पर जो भी उनके नियमानुसार कार्रवाई, लाइसेंस निरस्तीकरण की हो या अन्य कार्रवाई हो, उस पर कार्रवाई करें। उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है प्रेषित की जा रही है। रुक करते अगली खबर का। खटीमत के शिव कॉलोनी में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जो पहले झाड़ी में बेहोश पड़ा मिला। खबर मिलते ही परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक नितिन आखिरी बार अपने दोस्त से मिले हैं, जिस पर मृतक के पिता ने हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस से की गई शिकायत में 2 आरोपियों के नाम शामिल है। पूछताछ में तीनों के बीच विवाद का होना सामने आया है। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन तीनों ने जो मृतक है उसके साथ दारू पीने के बाद जब ये अत्यधिक नशे में हो गई तो इनका आपस में झगड़ा हो गया। उसी झगड़े में इनसे वो गिर गया, जिससे उसके शरीर में चोटें आएंगी और वो बेहोश हो गया, जिसको देख के भाग गए। और उसी बेहोशी में अगर ये उपचार हेतु ले जाते संभव तो बच जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा न करके जिससे उसकी मृत्यु। तफ्तीशी कार्रवाई में फिर हमने स्थानीय लोगों के बयान लिए, सारे सर्कमटेंशियल एविडेंस की पहचान की। उसके बाद आज अभियुक्त चंद्रपाल और संजय गुप्ता को टेढ़ा घाट से गिरफ्तार किया गया है और उनको रिमांड हेतु माननीय न्यायालय ले जाया जाएगा। लक्सर में एआरटीओ द्वारा अचानक सड़कों पर छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां सड़कों पर दौड़ रहे अनाधिकृत वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। क्षेत्र की सड़कों पर बिना अनुमति के संचालित हो रहे वाहनों के अलावा खनन सामग्री से लदे ओवरलोड वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। बताते चले कि ओवरलोडिंग में डंपर को सीज किया गया, तो वहीं एक ट्रैक्टर ट्रॉली को खनन परिवहन करते हुए पकड़ा गया, जिसे भी सीज किया गया। इस दौरान एआरटीओ कुलवंत सिंह चौहान ने कहा कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बगैर टैक्स बगैर परमिट के संचालित पकड़े गए, जिनमें कि एक डंपर है जो कि ओवरलोड है और उसमें मिट्टी भरी हुई है, तो उसमें भी बगैर परमिट बगैर टैक्स के संचालित था, जिसे खानपुर थाने में सीज किया गया है। उसके अलावा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, इसे भी यहाँ पे थाना लक्सर में सीज किया गया है। बाजपुर में दोराहा रोड स्थित ग्रीन सिटी अस्पताल पर स्वास्थ्य और राजस्व विभाग का छापा पड़ा है। छापेमारी के दौरान अस्पताल नॉन रजिस्टर्ड पाया गया। मानकों के अनुसार ऑपरेशन थिएटर नहीं पाए जाने पर राजस्व विभाग की टीम ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील किया और भर्ती मरीजों को अन्य अस्पताल में भर्ती करवाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने जनपद में फर्जी तरीके से चल रहे अस्पतालों पर कार्रवाई करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ग्रीन सिटी हॉस्पिटल ये आपके बाजपुर प्रॉपर में है। इसकी शिकायतें बहुत दिनों से आ रही थी कि यहाँ पे ऑपरेशन बिना मानक के किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर गुप्ता और हमारी टीम एसडीएम साहब के यहाँ से आई तो देखा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 9 महीने से रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैंने अप्लाई कर रखा है लेकिन 9 महीने से रजिस्ट्रेशन नहीं है। 3 मरीजों को ऑपरेशन किया गया है, कोई डॉक्टर नहीं था। नंबर 2 कूड़े का है, लेकिन इनकी ओटी जो है ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे ऑपरेशन करते शल्य क्रिया होती है वो मानक के हिसाब से नहीं है। फिलहाल हमने ओटी इनकी सील कर दी है और जो 3 मरीज लेटे हुए हैं इन्होंने कहा कि कल मरीज हम वो शिफ्ट कर देंगे नज़दीक के रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में, और अगर रजिस्ट्रेशन कल तक नहीं लाते हैं तो कल इसको सील कर दिया जाएगा। देखिए अभी हम 3 मरीजों से पूछा तो किसी ने भी ये कहा नहीं कि हम आशा के द्वारा लाए गए, खुद ही आए हैं। अगर शिकायत लाई जाती है तो उसकी समीक्षा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गपुर।
उधम सिंह नगर के जसपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलने का अक्सर प्रयास करता हूं। पिछले 7-8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के काम हो रहे हैं, जिसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है। साथ ही बताया कि जल्द ही जसपुर में एक रेडियो स्टेशन निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से मिलन होते रहना चाहिए। इस नाते मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि दायित्व तो मुझे केंद्र में माननीय मोदी जी के साथ मिला हुआ है, उनके कैबिनेट का हिस्सा हूं। इस नाते से मैंने आज ये सम्मेलन किया है। कार्यकर्ताओं को जानकारी देंगे केंद्र सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकार ने क्या किया है, किस तरह से हम आज आगे बढ़ रहे हैं। 7-8 सालों में कैसा कायाकल्प हो गया है देश का। अब ऐसे जैसे हमने इतने काम यहाँ लोकल में किए हैं, कैसा जाम लगा रहता था, आप जैसे बाईपास चालू किया है हमने, इतना बड़ा प्रोजेक्ट 800 करोड़, 3,500 करोड़, 4,000 करोड़, इस तरह का पैकेज हम केंद्र से ला रहे हैं हर जगह के लिए। अभी यहाँ एक रेडियो स्टेशन हम फुल फ्लैश, ऐसा नहीं कि वो कोई खाली रिले सेंटर हो, फुल फ्लैश स्टूडियो समेत यहाँ पर हम लोगों ने स्वीकृत कराया है। उसको भी चालू कराना चाह रहे हैं। पैसा पड़ा हुआ है, जगह में थोड़ी सी कहीं पर हो गई अभी बात थी, लेकिन अब जगह भी उसकी हो गई है, तो उसकी भी शुरुआत कराएंगे। टनकपुर के ग्राम छेनीकोट में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में धांधली का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में पुरानी और जंग खाई सरिया का उपयोग किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान पूजा जोशी ग्राम विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से इस धांधली को अंजाम दे रही है। मामला उजागर होने के बाद ग्राम विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भवन निर्माण में उपयोग किए जा रहे पुराने सरी के जाल को हटवा दिया गया है। अब विभागीय जेईई की देखरेख में नए तरीके से पुनः निर्माण किया जाएगा। कि सबकी मिली भगत है, तो क्या कहते हैं प्रधान जी गलत काम करती हैं। इसमें हर बार हम तो आगे खड़े हुए, जनता का कहना है, हम अकेले, हमारी तो परेशानी है नहीं, पूरे गांव की परेशानी है। पैसा मेटेरियल के लिए हर जगह से आ रहा, बजट आ रहा, तो इसमें नया माल लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि पुराना लगा दें और पैसा अपने लिए बचा ले, गलत बात है। आंगनबाड़ी केंद्र बनवा रही हैं प्रधान जी। हमारी शिकायत ये है कि इसमें जितनी भी सरियाएं लगी हैं ये सब पुरानी लगी। अब हम ये चाहते हैं कि ये पुरानी सारी सरियाएं नहीं लगाई जाएं और क्रैंक जाल पड़ा जाए। इसमें छोटे छोटे बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये गलत काम हो रहे हैं। जो भी काम करवाने वाला प्रतिनिधि है वो गलत काम करवा रहा है। अब हमने तो 10 बार कहते, हम क्या कहें। अब उनका कहना है कि ऐसे यही सरिया डालो। हमें 2 दिन लग गए जरा सेंटर में। ग्राम पंचायत छेनीकोट में आंगनबाड़ी भवन का कार्य चल रहा था, जिसमें मुझे शिकायत प्राप्त हुई कि उसमें पुरानी सरियाएं लगाई जा रही हैं, जिसमें मेरे द्वारा वहां पर मौका मुआयना किया गया, जिसमें कुछ अंश पुरानी सरियाओं के निकले, जिनमें कि पुराना जो उसमें बिछाया हुआ जाल था वो हटवा दिया गया है, तथा टेक्निकल जो वहाँ पे जे स्पेसिफाइड है उनके द्वारा बताया गया कि इसमें क्रंक जाल पड़ेगा और अब जाल वहाँ पर पुनः नई सरियाओं का क्रैंक जाल बिछाया जाएगा। उसके बाद जेई की उपस्थिति में वहाँ पर लेंटर पड़ेगा, जिससे कि सारे ग्रामवासी आश्वस्त हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।